दोस्तों आरपीएससी पेपर सॉल्यूशंस हम लेकर आ चुके हैं संविधान की पॉलिटिकी। इसमें क्लास 10 डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम ईओ आरओ के लिए पढ़ रहे हैं, साथ ही ईओ और आरओ आरएस और पीएसआई जैसे एग्जाम्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो 80% से भी ज़्यादा प्रश्न हमारे पुराने पेपरों से आ जाते हैं, तो हम इनके इर्द गिर्द ही चलेंगे। और इन 45 दिनों में जो चैलेंज लिया है हमने 2500 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने का, तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया गया और सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई, यह वह कौन था? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण शुरू किया, किसने किया, और सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई, वह कौन था? यानी कि किसी इंसान के बारे में पूछा जा रहा है जो सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण किया और एनफील्ड राइफल की शुरुआत जिसने करवाई थी। तो दोस्तों ये थे लॉर्ड हेनरी हॉर्डिंग। जो हॉर्डिंग है, तभी तो हॉर्डिंग बम कांड हुआ था, तो लॉर्ड हेनरी हॉर्डिंग है। इन्होंने क्या किया? सैन्य तंत्र का आधुनिकीकरण किया और एनफील्ड राइफल की शुरुआत करवाई थी। नेक्स्ट बढ़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंध नहीं थे? यानी कि जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ था उस टाइम पे कौन नहीं थे महात्मा गांधी के साथ? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा, उनके संबंध नहीं थे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अधोलिखित घटना का सही कालानुक्रम चुनिए। यानी कि कोई घटना हुई है जिसका सही काल चुनना है हमें। ठीक है, तो अगस्त घोषणा कब हुई, मैकडॉनल्ड अवार्ड कब हुआ, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, और वेवेल योजना कब आई? तो दोस्तों हमें कालानुक्रम देखना है, यानी कि टाइम पीरियड देखना है। तो अगस्त घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। मैकडॉनल्ड अवार्ड कब मिला था? 1932 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1949 को, सॉरी 1940 को, 8 अगस्त 1940 को आया था ये। और वेवेल जो योजना हुई है जून 45 में आई है। तो सबसे पहले थर्ड नंबर पे कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? 1917 वाला, यानी कि फर्स्ट। फिर सेकंड नंबर पे 1932, फिर 1940 और 45, यानी कि जो पहला आंसर है वो मिल जाता है हमारा कि जो अगस्त घोषणा थी वो 17 में हुई, मैकडॉनल्ड अवार्ड 32 में आए, और जो अगस्त प्रस्ताव वो 40 में आया, और वेवेल योजना 45 में आई। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो भील सेवा मंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों जो भील सेवा मंडल है उसकी स्थापना की गई थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इन्हें 1922 में गुजरात में करी। किसने करी? मोतीलाल तेजावत ने भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में गुजरात में करी, और वनवासी संघ, इसका नाम वनवासी संघ रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी मैंने गलती कर दी है दोस्तों। ये जो मोतीलाल तेजावत नहीं करी है, एनवी ठक्कर ने करी है। जो इसकी स्थापना किसने करी है? क्योंकि मोतीलाल तेजावत तो राजस्थान से रिलेटेड थे, लेकिन जो गुजरात में जो भील सेवा मंडल की स्थापना करी है वो किसने करी थी? एवी ठक्कर ने। एवी ठक्कर ने जो भील सेवा मंडल की स्थापना करी है, एवी ठक्कर ने 1922 गुजरात में, और वनवासी संघ इसका नाम रखा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी सिफारिश थी। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कुछ सिफारिशें करी हैं, उन सिफारिशों को हम देख लेते हैं, इनमें कौन सी सही है। ठीक है, कौन सी सही है देखते हैं। 16 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की। नहीं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सिफारिश की थी वो 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की करी थी। तो ये आंसर सही है। बाकी के ऑप्शंस देख लेंगे। 14 राज्य तथा 7 केंद्र, नहीं, यहाँ पे 6 केंद्र शासित, तो ये 7 गलत है। यहाँ पे 14 राज्य तथा 5, यहाँ पे भी 5 गलत है, और यहाँ पे 16 राज्य गलत कर दिया। यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेश तो सही है, लेकिन 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। तो ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? होमी जे भाभा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा जो थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वो क्या रहे हैं? परमाणु आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया? दोस्तों जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, 1919 का भारत शासन अधिनियम, उसमें ये बोला गया था कि केंद्रीय विधानसभा की कुल संख्या कितने सदस्यों के निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है। यानी कि
विधानसभा की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने चाहिए? तो 5/7 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होने चाहिए। किसके तहत कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है 1919 के विधानसभा भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य करने के लिए समान वेतन हो, उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, जो पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य करने के लिए समान वेतन हो, ये बात भारत के कौन से आर्टिकल में है? यानी कि जो आर्टिकल कौन सा है जिसमें पुरुष और स्त्रियों के दोनों के समान कार्य पर समान वेतन की बात कही गई है? तो वो कौन सा है? आर्टिकल 39 है। कौन सा? आर्टिकल 39D। जो आर्टिकल 39D है यानी कि घ है, वो बोलता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य करने के लिए समान वेतन होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में अक्षरशः निम्नलिखित मूल कर्तव्यों का विचार कीजिए। चलो विचार कर लेते हैं कि जो मूल कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयों में संजोए रखें, उसका पालन करें। ये बात बिल्कुल सही है कि ये हमारा मूल कर्तव्य है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये बात भी हमारे मूल कर्तव्य में है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे, दोस्तों ये बात नहीं है। कृषि व पशुपालन को बढ़ावा दे, ये बात नहीं है। पहली और दूसरी सही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1 व 2 सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक सेकेंड, पूरा क्वेश्चन ले आती हूँ मैं। ठीक है, हाँ। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। चलो ध्यान से पढ़ने के लिए बोल रहा है तो हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वाह करने में ऐसे सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये बात बिल्कुल सही है, आर्टिकल 74 कहता है। दूसरा देखते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह व साधारणतया अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। बिल्कुल सही बात है कि वो पुनर्विचार के लिए कह सकता है और पुनर्विचार के बाद जो सलाह आई उसके अकॉर्डिंग भी वो काम कर सकता है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। कथन 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? कथन 1 एंड 2 बोथ आर राइट। सॉरी, कथन 1 एंड 2 बोथ आर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों को यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा? कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये किसने कही बात, कि जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। दोस्तों ये बात कही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने बोला कि ऐसे किसने कह दिया कि भैया संविधान में जो प्रावधान नहीं है, कि ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जितने शब्दों में ये निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करने के लिए बाध्य होगा। ये बोला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा करी थी 1968 में। आंसर सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो राजस्थान पंचायती राज है उपभोक्ता अनुसूचित क्षेत्रों में उनकी लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों व अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि जो 2011 का जो नियम है, कौन सा पंचायती राज का जो नियम है, उसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति और अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखते हैं। ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि जब ग्राम सभा ही परामर्श के पश्चात बताएगी कि भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तभी सरकार उसका कार्य करेगी। दूसरा देखते हैं। उधार पर धन देने, नशा नियंत्रण और अतिचारियों के संक्षिप्त निष्कासन की शक्ति को छोड़कर कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो उधार का धन देने, नशा नियंत्रण और अतिचारियों के
संक्षिप्त निष्कासन की शक्ति को छोड़कर कानून व्यवस्था बनाए समझ सकते हो, ये बिल्कुल नहीं होता है। इससे ऊपर वाली जो चीज़ें वो जरूर हो सकती है। तो आंसर क्या है इसका? केवल वन कथन सही है, दूसरा बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी? यानी कि किसी भी अनुच्छेद में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी? तो दोस्तों ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 73 देख लेते हैं। इसके अलावा 53, 54, 55 भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात है कि आर्टिकल जो 73 है उसमें अनुसमर्थन की जरूरत पड़ेगी राज्यों के, आधे से ज़्यादा राज्यों की, अगर उसमें कोई संशोधन करना है। तो जो 53 है, आर्टिकल 53 है दोस्तों, आर्टिकल जो 53 है वो क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है 54, राष्ट्रपति में निहित शक्तियां कार्यपालिका की वो 53, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन बोलता है? आर्टिकल 52। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित रचनाओं पर विचार कीजिए। दोस्तों जो आर्टिकल 200 है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये राज्यपाल से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम कथनों पर विचार कर लेते हैं दोस्तों। तो ये कहता है कि विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 200 कहता है कि जो विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कि कोई विधेयक है वो अनुच्छेद 200 कहता है कि भाई पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष देंगे, वो राज्यपाल ही बताएगा कि विधेयक अनुमति दे रहा है कि रोक रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात देखते हैं हम कि राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये राष्ट्रपति का ही अधिकार क्षेत्र है कि राज्यपाल जो कोई विधेयक आ रहा है उस पर अनुमति दे रहा है कि अनुमति रोक रहा है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख रहा है। तो ये इस पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता तो उसका विनिश्चय कौन करता है? विनिश्चय का मतलब क्या है यहाँ पे? डिसाइड करना। विनिश्चय का मतलब क्या है यहाँ पे? डिसाइड करना। यानी कि कोई भारत का जो राष्ट्रपति है उच्च न्यायालय का, उसकी आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता तो उसका डिसाइड कौन करता है? दोस्तों इसका डिसीजन जो लेता है मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन लेता है? राष्ट्रपति। यानी कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श से राष्ट्रपति लेगा, न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल नहीं लेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी नहीं लिया जाएगा, राज्यपाल के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नहीं। ये किसकी बात हो रही है? उच्च न्यायालय की। जो भारत का उच्च न्यायालय ना उसकी बात हो रही है। तो उसकी आयु के बारे में प्रश्न उठाया तो कौन ध्यान देगा? सिर्फ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श या सलाह पर राष्ट्रपति ही न्याय डिसाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक सेकंड पूरा कर लेती हूँ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की एक संस्था है। ये बात जो है बिल्कुल सही है कि जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है वो संरक्षण अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की एक निगरानी संस्था है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देख लेते हैं कि इसकी स्वायत्तता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में ही निहित है। ये बात भी सही है कि जो इसकी स्वायत्तता है, स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी, इसकी जो ऑटोनॉमी है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में ही निहित है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यह पारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों विधिवेत्ता का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है उसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, बिल्कुल नहीं। ये जो होता है वो क्या होता है? उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश रह चुका हो या फिर न्यायाधीश हो या फिर सदस्य न्यायाधीश हो, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता। तो बिल्कुल ये आंसर सही नहीं है। थर्ड, फर्स्ट और सेकंड इसके बारे में सही है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड इसका सत्य आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर, फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के अधिकार प्राप्त करता है। दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो क्या कहता है, कि कर, शुल्क, पथकर, फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित के लिए प्राधिकरण करता। तो कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं? ये आर्टिकल 243 बह की बात हो रही है, जो क्या करता है, टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस, लेवी कलेक्ट, ऑथराइज करता है किसको? नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर, फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने का प्राधिकृत करता है, आर्टिकल 243 बह। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो ठीक है दोस्तों, इन्होंने बोला है कि किन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लो, यानी कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनिमय 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया है। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनिमय 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है कि जो राजस्थान सूचना आयोग है वो 2007 को, जो प्रबंध या विनिमय है 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत ही बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये के पेनल्टी, शास्ति क्या होती है? पेनल्टी बोला है इसको, शास्ति को क्या बोल दिया गया है? पेनल्टी। यानी कि जो कितनी पेनल्टी लग सकती है किसी अगर कोई सूचना लेट करता है कोई अधिकारी, तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन। ये तो बिल्कुल सही बात है कि 250 रुपये तो प्रतिदिन लगेंगे, पर अधिकतम जो राशि है जो पेनल्टी की वो 25,000 है, ना कि 50,000। तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमारे कथन गलत हो जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि जो राजस्थान सूचना आयोग का लोक सूचना अधिकारी है, अगर वो किसी सूचना को देने में ही टाइम लगाता है तो उसको उस दिन के हिसाब से 250 रुपये अधिकतम पर डे के पेनल्टी देनी पड़ेगी और अधिकतम उसको 25,000 तक पेनल्टी का है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाता है, तो केवल कथन 1 सत्य है, तो इसका आंसर हो जाता है केवल कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंधी प्रावधान किए गए हैं? दोस्तों जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है जो 1993 के तहत आया है, अधिनियम 1993 का जो अधिनियम है उसके अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो अध्याय 5 में क्या किया गया है? राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, विचार कर लेते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए कौन होगा? एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और 164 के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री राज्य के प्रसाद पद पर धारण करेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि जो आर्टिकल है 163 और 64 यही कहते हैं कि जो राज्यपाल मुख्यमंत्री बनेगा तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। 163 कहता है कि जो राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और 64 भी कहता है कि मंत्री और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेंगे। तो ये बातें बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? किसकी बात हो रही है? जो प्राधिकारी के लिए बाध्यता में शामिल नहीं है उसकी बात करनी है। किसके तहत? सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार जो लोक प्राधिकारी है उसकी बाध्यता में ये चीजें शामिल नहीं है। तो दोस्तों जो बाध्यता में शामिल नहीं है कि हर वर्ष प्रकाशित सूचना को हर माह नहीं हर वर्ष करना होता है, अद्यतन करना होता है, यानी कि जो अपडेट करना होता है। अद्यतन का मतलब हो जाता है अपडेट करना है, जो हर महीने नहीं होती, हर साल होती है सूचना को। तो ये बाध्यकारी शामिल नहीं है। बाकी के सब बाध्यकारी हैं, जैसे हो गया अपने संगठन की विशिष्ट कृत्य और कर्तव्यों का 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पात्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर हो सके। ये बिल्कुल सही है। सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण, ये बात भी सही है। बस ये है कि हर प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अपडेट नहीं करेगा, हर साल ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देख रहे हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 1 में निम्नलिखित में किस विकल्प का उल्लेख नहीं है? किस विकल्प का उल्लेख नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। दोस्तों क्वेश्चन बना है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसकी धारा 8(1) कहती है कि ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो, यानी कि इसका आंसर हो जाता है सूचना जो राज्य के विकास की प्रक्रिया को बाधित करती हो। ये बिल्कुल सही आंसर है, ये बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? किसकी बात हो रही है? एक युग्म को दूसरे युग्म से मिलाना है और सुमेलित नहीं है वो छांटना है। तो जो भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं ये और उनके प्रावधान क्या है ये देखना ही है। तो दोस्तों 248 कहता है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बात करता है, ये बिल्कुल सही है। जो रेजिड्यूअरी पावर्स हैं लेजिस्लेटिव की वो विधायी शक्तियाँ 248 में आती है। 250 कहता है कि यदि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो, राज्य सूची के विषय के संबंध में किसी विधि बनाने की संसद की शक्ति है, ये बात भी सही है। 252 क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है, ये बात भी सही है। 253 कहता है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को बंद करने की शक्ति, ये बात गलत है। 253 में ये बात मेंशन नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नवंबर 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नवंबर में COP27 हुई है, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, ये किस देश में किया गया था? तो मिस्र में। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, अच्छा लगा तो कमेंट करें।